पाकिस्तान की गलियों में लिखे थे नारे, हिंदुस्तान का होने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जिंदाबाद। सोचिए, एक भारतीय नेता और वो भी बिहार के मुख्यमंत्री पाकिस्तान में ऐसे पोस्टर क्यों लगाए गए? नवंबर 2012 की बात है। नीतीश कुमार 8 दिन की सरकारी यात्रा पर पाकिस्तान गए। खुद कराची एयरपोर्ट पर उनका स्वागत खुद सिंध प्रांत का पूरा मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, प्रधानमंत्री रजा परवेज अशरफ से मुलाकात होती है और फिर इमरान खान उन्हें अपने घर चाय पर बुलाते। वो दौर ऐसा था जब इमरान खान पाकिस्तान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इधर भारत में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने की अटकलें भी तेज थी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये पीएम की चाह दोनों देशों की दीवार पर साथ लिखी जाएगी। चलिए जानते हैं कैसे बिहार के नेता की चर्चा पाकिस्तान की गलियों तक पहुंच गई। नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1991 को पटना के बख्तियारपुर में हुआ। पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक वैद्य थे। मां परमेश्वरी देवी खेती और घर परिवार संभालते। माता पिता नन्हे नीतीश को मुन्ना कहकर पुकारते थे। पिता राम लखन से इलाज कराने के लिए मरीजों की भीड़ लगी रहती थी। मुन्ना उनकी मदद करते, आयुर्वेदिक दवाइयों की पुड़िया बांध देते। पिता कांग्रेस के एक्टिव मेंबर भी थे। मुन्ना बचपन से ही राजनीति को देख समझ रहे थे। नीतीश के दोस्त उदयकांत अपनी किताब नीतीश कुमार अंतरंग दोस्त की नजर से बचपन के एक वाक्य का जिक्र करते। वे लिखते हैं कि बारिश में गंगा नदी का पानी घाट के ऊपर तक आ जाता था। एक दिन बाढ़ का मटमैला पानी देखकर बच्चे तैरने का स्वांग करने लगे। मुन्ना भी पेट के बल घाट पर लेट गया। तभी उसकी ठोड़ी सीढ़ी से टकराई और गहरा घाव हो गया। मुन्ना खूब रोया। धीरे धीरे जख्म तो भर गया, लेकिन आज भी उसका निशान मुन्ना की हड्डी पर दिख जाता है। 6 साल की उम्र में नीतीश कुमार बख्तियारपुर के गणेश भाई स्कूल में पढ़ने लगे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद परिवार ने उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया। जून 1967 में उन्होंने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया, जिसे आज एनआईटी पटना कहा जाता है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह अपनी किताब रूल्ड वॉर मिसरूल्ड में लिखते हैं कि नीतीश कुमार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवादी आंदोलन से प्रभावित थे। छात्र राजनीति में सक्रिय थे। जब पिता राम लखन को ये पता चला तो उन्होंने नीतीश को समझाया कि पहले तुम पढ़ाई पूरी कर लो, उसके बाद राजनीति या किसी भी पेशे के बारे में सोचना। कॉलेज में नीतीश कुमार को अरुण सिन्हा, उदयकांत, नरेंद्र कुमार और कौशल मिश्रा मिले। उदयकांत अपनी बुक में लिखते हैं कि पटना में स्टूडेंट्स के कॉलेज आने जाने के लिए कोई बस नहीं चलती थी, काफी दिक्कतें होती थी। ऐसे में नीतीश ने तिकड़म भिड़ाई और सरकार पर दबाव बनाने का सोचा। इसी बीच कुछ स्टूडेंट्स ने सरकारी बस रोक ली और पुलिस को चकमा देते हुए उसे कॉलेज में ले आए। कुछ साथियों ने उसे जलाने का फैसला किया। तभी नीतीश ने फिल्मी अंदाज में ऐलान किया कि ये सब मेरी लाश पर होगा। इसके बाद नीतीश आंदोलन की धुरी बन गया। सवाल बढ़ता देख मुख्यमंत्री केदार पांडे ने हमें मिलने बुलाया। नीतीश के नेतृत्व में कुछ स्टूडेंट्स उनसे मिले और उन्होंने हमारी मांग मानी। पूरे कॉलेज ने नीतीश को अपना नेता मान लिया। तब तक वे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ चुके थे। 1972 में उन्होंने यूनियन बनाया, नाम रखा बिहार अभियंत्रण महाविद्यालय स्टूडेंट्स यूनियन। नीतीश इसके पहले निर्विरोध अध्यक्ष बन चुने। उदयकांत लिखते हैं कि कॉलेज के तीसरे साल में एक बार नीतीश घर गया। वहां बाबूजी की ढलती सेहत, उनकी घटती आय और घर के बढ़ते खर्च देखकर काफी परेशान हुआ। पटना आकर उसने पैसे कमाने का फैसला किया। उन दिनों कॉलेज में इंडियन नेवी की भर्ती परीक्षा हो रही थी। नीतीश ने परीक्षा दी और फाइनल इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए। वे रुड़की गए। वहां पहले फिजिकल टेस्ट हुआ और फिर इंटरव्यू। फिजिकल टेस्ट में नीतीश की हथेलियों में चोट आई। जैसे तैसे उन्होंने टेस्ट पूरे किए। इसके बाद नेवी के अफसर ने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद जब नीतीश जाने लगे तो इंटरव्यू पैनल के चेयरमैन ने कहा, नौजवान, वैसे तो तुम सही दिखते हो, लेकिन हो पक्के नेता, फौज की नौकरी कैसे करोगे? नीतीश ने उल्टा उन्हीं से सवाल कर दिया, सर आपने बिना बातचीत किए किस आधार पर मुझे नेता करार दिया? मुस्कुराते हुए चेयरमैन ने कहा, बरखुरदार, तुम्हारी नेतागिरी का राज तुम्हारी आत्मविश्वास से भरी चाल खोल रही है। उदयकांत लिखते हैं कि नीतीश का सिलेक्शन नहीं हुआ। वापस आकर वो कई दिनों तक सोचता रहा कि उसकी चाल देखकर कैसे कोई तय कर सकता है कि वो नेता है या नेता बनेगा। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह की किताब रूल्ड फॉर मिसरूल्ड में नीतीश के दोस्त नरेंद्र कुमार बताते हैं कि कॉलेज के दिनों में हमारी चौकड़ी हर हफ्ते मैदान के पास वाले सिनेमा हॉल में फिल्म देखती, फिर चटनी पकौड़ी या साउथ इंडियन खाते। 1980 के दशक में एक बार जब उनके गले में मछली का कांटा अटका, तब से उन्होंने नॉनवेज छोड़ दिया
उन्हें साउथ इंडियन और सात्विक खाना पसंद है, जैसे चावल और दाल के साथ चोखा या आलू की भुजिया। वे हमेशा से शराब से दूर है। शादी में 22,000 दहेज तय हुआ तो अपने ही परिवार पर भड़क गए थे नीतीश। 1973 में नीतीश कॉलेज के आखिरी साल में थे। इसी साल उनके परिवार ने उनका रिश्ता नालंदा जिले के सेवदेह गांव की मंजू कुमारी सिन्हा से तय कर दिया। उन्होंने मंजू से मिले बिना ही शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन जब शादी के कार्ड बंटने लगे तब नीतीश को पता चला कि शादी के लिए 22,000 रुपए दहेज तय हुआ। वे पहले ही शादी में दहेज न लेने की कस्में खा चुके थे। ये बात उनके परिवार को भी पता थी। ऐसे में वे अपने परिवार पर काफी गुस्सा हुए। शादी के नए कार्ड छपवाए गए जिसमें लिखा था, तिलक दहेज एवं शोषण युक्त, कुप्रथाओं से मुक्त और पुष्पमाला एवं आशीर्वाद के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। 22 फरवरी 1973 को पटना के लाला लाजपत राय हॉल में दोपहर 3 बजे नीतीश कुमार और मंजू कुमारी सिन्हा की शादी हुई। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश को रांची के बिजली विभाग में ट्रेनी इंजीनियर की नौकरी मिल गई थी, लेकिन वे यहाँ एक दिन भी नहीं टिके। उनके मन में राजनीति बस चुकी थी, सो वे पटना आ गए। संतोष सिंह अपनी किताब रूड और मिसरूड में लिखते हैं कि पटना आकर नीतीश जेपी आंदोलन से जुड़ गए। जब जेपी ने संचालन समिति बनाई तो उसमें नीतीश को भी जगह मिली। जेपी भी नीतीश की काफी सराहना करते थे। आंदोलन के दौरान आरएसएस प्रचारक के.एन. गोविंदाचार्य की संगत में नीतीश कुमार ने संघ की किताबें पढ़ी, कार्ल मार्क्स को भी पढ़ा। नीतीश मानते हैं कि इसे समझना बहुत मुश्किल है। 1975 में इमरजेंसी लगने के बाद नीतीश एक गांव से दूसरे गांव छिपकर काम करने लगे। एक दिन वे गया में फाल्गुन नदी के किनारे खादी ग्रामोद्योग पहुंचे। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई तभी पुलिस ने छापा मारा। सब भागने लगे। इस भाग दौड़ में नीतीश बच तो गए, लेकिन उनकी मूंगा जोड़ी सोने की अंगूठी फाल्गु नदी में गिर गई। ये अंगूठी उनकी दादी के झुमके से बनाई गई थी। 777 और तारीख 24 मई पटना से 90 किलोमीटर दूर बेलची गांव में 11 लोगों को मारकर जला दिया गया। इसमें 8 दलित और 3 सुनार थे। तब 31 लोगों पर केस दर्ज हुआ, जिनमें से ज्यादातर कुर्मी जाति के थे। अगले ही महीने विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी ने 26 साल के नीतीश को नालंदा जिले की हरनौत सीट से उतार दिया। उनके साथ ही रहे भोला प्रसाद सिंह ने उन्हीं के सामने निर्दलीय पर्चा भर दिया। चुनाव में बेलची नरसंहार मुद्दा बना, क्योंकि हरनौत बेलची से महज 10 किलोमीटर दूर है। भोला हरनौत में कुर्मियों के दबदबे को समझते हुए अपनी रैलियों में आरोपियों को बेगुनाह बताने लगे। नारे लगे, बम चले चाहे गोला, जीत कर रहेगा भोला। नीतीश ने पीड़ितों का साथ दिया। इससे नाराज कुर्मी भोला के साथ हो गए। बोलिए नतीजे आए तो नीतीश 6,000 वोटों से हार गए। सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र किशोर के मुताबिक चुनाव हारने के बाद एक दिन नीतीश मुझसे पटना के कॉफी हाउस में मिले। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र जी एक दिन तो मैं सत्ता में आऊंगा, चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये तय है कि सत्ता में आने के बाद अच्छा काम ही करूंगा। 1980 में नीतीश ने दोबारा हरनौत सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने बेलची नरसंहार के आरोपी अरुण कुमार सिंह ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। भोला और कुर्मी जाति ने उन्हें समर्थन दे दिया। इस बार भी नीतीश 5,000 वोट से हार गए। सीनियर जर्नल शंकरशन ठाकुर अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार में लिखते हैं कि 2 हार के बाद नीतीश चिड़चिड़े और सनकी हो चले थे। जब भी वो घर जाते तो खुद में या मित्रों में खोए रहते। जब कभी उनसे घर में सवाल किए जाते तो वो उल्टा सीधा जवाब देते। पति पत्नी के बीच बहस और कलह तक हो जाती। उस वक्त नीतीश की पत्नी मंजू प्रेग्नेंट थी। वो पिता के घर चली गई। जल्द ही वे सरकारी टीचर बन गई। इस बीच 20 जुलाई 1980 को इकलौते बेटे निशांत का जन्म हुआ। वे नाना नानी की देखरेख में पले। ये सब देख नीतीश को इतना धक्का लगा कि उन्होंने राजनीति छोड़कर सिविल कॉन्ट्रैक्टर बनने का फैसला कर लिया। लेकिन इसी बीच वे समाजवादी नेता चंद्रशेखर से मिले। चंद्रशेखर ने उन्हें मदद और संरक्षण का वचन दिया, कुछ पैसे भी दिए। उन्हीं के कहने पर 1985 में नीतीश ने फिर से जोर लगाया और हरनौत से तीसरी बार चुनाव लड़ा। तब नीतीश ने मंजू के सामने कसम खाई कि अगर वे इस बार हार गए तो राजनीति छोड़कर नौकरी या धंधा करेंगे और साथ रहेंगे। इस वादे पर मंजू ने उन्हें अपनी बचत के 20,000 रुपए दे दी। चंद्रशेखर और देवीलाल ने भी मदद की। नतीजे आए तो वे 22,000 वोटों से जीत गए। जीतकर वे बख्तियारपुर अपने घर पहुंचे। धूमधाम से उनका स्वागत हुआ, लेकिन पत्नी मंजू नजर नहीं आई। तब मंजू अपने मायके सेवदेव में थी। बेचैन नीतीश ने आधी रात एक साथी से कहा, मोटरसाइकिल निकालो, हम मंजू से मिलने जाएंगे। तड़के नीतीश मंजू के मायके पहुंचे। मंजू बहुत खुश हुई। विधायक बनने के बाद नीतीश को पटना में फ्लैट मिला। शादी के करीब 12 साल बाद नीतीश, मंजू और निशांत एक साथ परिवार की तरह रहने लगे। साल आया 1979 का। लोकसभा चुनाव हो रहे थे। चंद्रशेखर और देवीलाल ने नीतीश को बाढ़ लोकसभा सीट से जनता दल का टिकट दिलवा दी।
उनके सामने कांग्रेस और यादवों के कद्दावर नेता रामलखन सिंह यादव खड़े थे, जिन्हें शेरे बिहार कहा जाता था। चुनाव प्रचार के लिए देवीलाल ने नीतीश को एक जीप दी, एक एम्बेसडर कार उनके पास पहले से थी। उनके समर्थकों ने नारा लगाया, शेरे बिहार कहलाते हो और बच्चा से टकराते हो। नतीजे आए तो नीतीश ने रामलखन को 78,000 वोटों से पटखनी दी। नीतीश अब पटना से दिल्ली पहुंच चुके थे। साल भर बाद वे वीपी सिंह सरकार में राज्य मंत्री बने और कृषि मंत्रालय का जिम्मा मिला। 1991 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ। नीतीश ने दूसरी बार बाढ़ सीट से जनता दल की ओर से पर्चा भरा और 2.25 लाख वोटों से नीतीश कुमार दूसरी बार सांसद बने। साल 1992 के आखिरी महीनों की बात है। लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके सीएम बनने में नीतीश ने बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई। एक बार लालू दिल्ली के बिहार भवन में ठहरे हुए थे। नीतीश कुमार किसानों की कुछ मांगों को लेकर उनसे मिलने पहुंचे। उनके साथ शिवानंद तिवारी, ब्रिशन पटेल और ललन सिंह थे। तब सभी लालू के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन कुछ ही मिनट कमरे में बातचीत के बजाय गाली गलौज और मुक्केबाजी होने लगी। लालू जोर जोर से चिल्ला रहे थे। उन्होंने गुस्साते हुए ललन से कहा, निकल बाहर, बाहर निकल। हल्ला गुल्ला बिहार भवन के वीआईपी गलियारे में गूंजने लगी। लालू ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को आवाज दी, पकड़ के फेंको बाहर, ले जाओ घसीट के। नीतीश अपने साथियों को लेकर वहां से चले गए और बड़बड़ाते रहे, अब साथ चल पाना मुश्किल है। इसके बाद से नीतीश और लालू के रास्ते अलग हो गए। सीनियर जर्नलिस्ट शंकरचंद ठाकुर ने अपनी किताब द ब्रदर्स बिहारी में ये पूरा वाक्य लिखा है। 14 अक्टूबर 1994 को नीतीश ने जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। अगले साल विधानसभा चुनाव में नीतीश पहली बार लालू के बिना खड़े हुए और जीते, लेकिन समता पार्टी सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ गठजोड़ कर लिया। 1999 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री, नीतीश भी बाढ़ सीट से सांसद चुने गए और अटल सरकार में मंत्री बने। उन्हें कृषि, रेल जैसे मंत्रालय का जिम्मा मिला। फरवरी 2000 बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। आरजेडी ने लालू यादव को गरीबों का मसीहा बताया तो एनडीए ने जंगल राज का नेता। लालू को टक्कर देने के लिए एनडीए के अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे तमाम बड़े नेताओं ने बिहार में कैंप किया। 26 फरवरी को जब नतीजे आए तो आरजेडी 123 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। एनडीए ने 122 सीटें जीती। किसी को भी बहुमत नहीं मिला, क्योंकि 324 सीटों वाले बिहार में सरकार बनाने के लिए 163 सीटें जरूरी थी। अगले ही दिन एनडीए ने नीतीश कुमार को सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। दिल्ली के आदेश पर राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे ने 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। दरअसल अटल सरकार ने ही विनोद चंद्र पांडे को राज्यपाल बनाया था। अब नीतीश को विधानसभा सभा में बहुमत साबित करना था। उन्हें लग रहा था कि 10-10 कांग्रेसी और निर्दलीय विधायक टूटकर उनके साथ आ जाएंगे। इसके लिए नीतीश और एनडीए के कई नेता जोर लगाने लगे। दूसरी ओर लालू ने भी बहुमत जुटाने के लिए सियासी दांव चले। कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को लामबंद किया। खुद दिल्ली जाकर कांग्रेस आलाकमान को साधा। राजनीतिक उठापटक के बावजूद एनडीए बहुमत से 16 कम 147 विधायक ही जुटा पाया। सरकार गिरने से पहले ही 10 मार्च को नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। उसी दिन विधानसभा में उनसे लालू मिले। लालू ने उन्हें गले लगाकर कहा, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप मेरे छोटे भाई हैं, बस लंघी मार कर बनना गलत था। ये सुनकर नीतीश हंस पड़े, लेकिन उसमें शर्मिंदगी छिपी थी। अगले दिन 11 मार्च 2000 को लालू की पत्नी राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वही नीतीश वापस दिल्ली आ गए और वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए। 3 साल बाद 30 अक्टूबर 2003 को जनता दल, लोक शक्ति और समता पार्टी ने मिलकर जनता दल यूनाइटेड बनाया। शरद यादव जेडीयू के अध्यक्ष बने और एनडीए में शामिल हो गए। साल 2005 और महीना अक्टूबर का बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। एनडीए ने नीतीश को सीएम फेस बनाया, लेकिन एक पेंच फंस गया। नीतीश की अपनी पार्टी जेडीयू उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ हो गई। जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि नीतीश के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया होगा, जेडीयू ने नहीं। बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली फर्नांडिस से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच जमकर बहस हुई। जेटली ने उन्हें समझाया कि इससे एनडीए को नुकसान होगा। आखिर में फर्नांडिस मान गया। अगली सुबह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश के नाम का ऐलान कर दिया। हालांकि फर्नांडिस ने नीतीश का खर्च रोक दिया, फिर बीजेपी ने मदद की। 22 नवंबर 2005 को नतीजे आए तो एनडीए को बहुमत मिला।
जेडीयू ने 88 और बीजेपी ने 55 सीटें जीती। 2 दिन बाद 24 नवंबर को गांधी मैदान में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2007 में सीएम नीतीश की पत्नी मंजू को निमोनिया हो गया। नीतीश उन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल इलाज के लिए ले गए। यहाँ पूरे समय नीतीश मंजू के साथ ही रहते थे। उनके पास बैठकर अफसोस करते कि काम के चलते पत्नी के साथ समय नहीं बिता पाए। तब मंजू कहती थी कि मेरे रिटायरमेंट के बाद हम फिर साथ रहेंगे। मंजू 2012 में रिटायर होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही 14 मई 2007 को उनका निधन हो गया। सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे के मुताबिक अपनी पत्नी की मौत पर नीतीश कुमार फुट फुट कर रहे थे। सकरचंद ठाकुर लिखते हैं कि नीतीश को जिंदगी भर इस बात का दुख सताएगा कि उनकी पत्नी मंजू आरने मार्ग पर मौजूद मुख्यमंत्री आवास पर रहने कभी नहीं आई। बाद में नीतीश ने मंजू के नाम पर पटना के कक्कड़बाग में मंजू कुमार स्मृति पार्क और स्मारक बनवाया। अब हर साल नीतीश उनकी पुण्यतिथि पर इस स्मारक पर जाते हैं और फूल चढ़ाते हैं। 9 जून 2013 को बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाया। इससे नाराज नीतीश ने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन बीजेपी के साथ वापस नहीं आएंगे। साल 2014 का लोकसभा चुनाव जेडीयू ने अकेले लड़ा, लेकिन बिहार में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई। नीतीश ने जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। फिर 2015 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस से गठजोड़ कर लिया। नीतीश फिर से सीएम बने, लेकिन ये गठजोड़ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। 2017 में वे तेजस्वी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो नीतीश ने उनसे इस्तीफा मांगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नीतीश ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। बाद में वे बीजेपी के साथ हो लिए और मुख्यमंत्री बन गए। साल 2020 का चुनाव नीतीश ने बीजेपी के साथ जीता। वे सीएम बने, लेकिन साल भर बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का विरोध करते हुए नीतीश फिर से बीजेपी से अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने आरजेडी के साथ सरकार बनाई और फिर से सीएम बने। 2024 के आम चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने इंडिया अलायंस बनाया। नीतीश ने इसमें अहम भूमिका निभाई, लेकिन जनवरी 2024 में वे INDIA से अलग हो गए। वे फिर से बीजेपी के साथ चले गए, खुद सीएम बने। इस बार चुनाव में एक बार फिर नीतीश मुख्यमंत्री की रेस में। एनडीए उन्हें ही अपना नेता बता रही है। अगर नीतीश जीत जाते हैं तो रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं उनके बेटे निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू की खबरें आए दिन छपती है। हालांकि नीतीश ने फिलहाल उनकी एंट्री पर रोक लगा दी है। तो ये थी नीतीश कुमार की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमारी भी मेहनत लगी है।